क्या आप अपने घर एक सड़ा हुआ फ्रूट लेके जाते हैं? आंसर ऑब्वियसली नो, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट। तो स्टॉक मार्केट में भी हर कोई अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है, बट बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 फंडामेंटल फैक्टर्स बिफोर बाइंग द शेयर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको देखने चाहिए और उनके थंब रूल्स क्या होंगे। एटलीस्ट अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी रहेंगी जो आपके वेल्थ को ग्रो करेंगी और आने वाले टाइम में आपका पोर्टफोलियो करोड़ों में होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले कंपनी के साइज और कंपनी के वैल्यूएशन को जरूर देखना चाहिए। कंपनी का साइज मींस उसकी मार्केट कैप और वैल्यूएशन मींस कंपनी कितनी महंगी है और कितनी सस्ती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जितनी डिफिकल्टीज स्टार्टिंग में होती हैं, टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हट चुकी होंगी उस टाइम तक। तो 5,000 करोड़ से ऊपर जब मार्केट कैप जाए, इट मींस उन्हीं कंपनीज को आप सिलेक्शन कीजिए। इसके बाद स्टॉक का एक पी रेशो होता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पी रेशो देखा जाता है और सबसे ज्यादा लोग धोखा भी पी रेशो से खाते हैं। इसीलिए पी रेशो की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, आप लोगों को बस देखना है ये स्टॉक किस इंडस्ट्री का है। पी रेशो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है ये कंपनी, और उस इंडस्ट्री के पी रेशो से कंपनी का पी रेशो डबल नहीं होना चाहिए। अगर डबल है तो कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही नहीं है। इवन सम टाइम एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट एक्सेप्शन बहुत कम बार होते हैं, इसीलिए आप अपने रूल में इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू, इट मींस एक्चुअल में बुक वैल्यू कितनी है और स्टॉक का प्राइस कितने पे ट्रेड कर रहा है, उनके बीच में एक रेशो बनता है। लेट्स से बुक वैल्यू 100 रुपए है, स्टॉक 1,000 रुपए का, तो इसका मीनिंग हुआ कि 10 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। आपको प्राइस टू बुक वैल्यू देखना है कि वो 5 टाइम्स के अंडर है या वो 10 टाइम्स के अंडर है, तभी आपको इन्वेस्ट करना है। सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करेगा। जो हैवी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है उसमें 5 टाइम के नीचे, और सॉफ्ट बिजनेस में 10 टाइम के नीचे आप इसको रखिए। एंड अगर 10 टाइम से ऊपर है तो कंपनी को क्रॉस कर दीजिए। तो ये कंपनी के साइज एंड वैल्यूएशन को लेकर चीजें चेक करनी। अब एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे समझाया है कि जो इन्फोसिस है वो देखिए, इन्फोसिस 5,61,000 करोड़ की कंपनी है। इंडस्ट्री का पी 23 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 6.7 है, और कंपनी का पी रेशो इंडस्ट्री से कम है, तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो सकता है। इसीलिए आपको ये चीजें देखनी है, और ये स्क्रीनर एक वेबसाइट है, उसका स्क्रीनशॉट यहां पे लगा हुआ है। आगे चलते हैं। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी देखनी है कि कंपनी तो 5,000 करोड़ से ऊपर है, वैल्यूएशन भी अच्छी है, बट क्या प्रॉफिट बना रही है। बिकॉज बीइंग ए शेयर होल्डर्स आपको क्या मिलेगा, अगर कंपनी प्रॉफिट में आएगी तभी तो कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि कंपनी के शेयर्स आपसे पहले किसने खरीदे, उनको क्या मिला। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो बाकी लोगों को भी आई होगी। पुराने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है, एटलीस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का देखना है, और ये रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ज्यादा होना चाहिए। सेकंड नंबर पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी, पैसे से पैसा कंपनी कितना कमाती है। कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ ही आरओसी से शुरू होती है। इट मींस कि यहां मैनेजमेंट का पता चलता है कितनी अच्छी मैनेजमेंट है, सरप्लस कैश का क्या कर रहे हैं। कोई अलग से छोटी सी यूनिट बना दिएगा पैसे की पैसे कमाने के लिए, वहां से कंपनी की ग्रोथ शुरू होती है। ये भी 12% से ऊपर होना चाहिए। किसी भी कामयाब कंपनी का आरओसी हमेशा अच्छा मिलेगा। एंड थर्ड वन, आरओए। कुछ फाइनेंशियल कंपनी का आरओई नहीं देखते, इसलिए उनका आरओए देखा जाना चाहिए, तो ये भी 12% के ऊपर होना चाहिए। तो अभी टाटा कंसल्टेंसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए टाटा कंसल्टेंसी का जो आरओसी है वो 64% है। कंपनी की मैनेजमेंट की क्वालिटी ये शो कर रहा है कि पैसे से पैसा कितना वो कमाते हैं। कंपनी का आरओई 52% है। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स 32% है। बट ये कोई फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, इसलिए इसके यही दो रेशो देखे जाने चाहिए, जिससे हमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। तो टीसीएस इज वन ऑफ द गुड प्लेयर।
नंबर 3 पे हमें देखना है कंपनी के अंदर क्या कोई बड़ा कर्ज तो नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। सब कुछ अच्छा है बट कंपनी के ऊपर कर्ज है तो भी आप फंस सकते हैं। इसीलिए कंपनी को पोर्टफोलियो में लाने से पहले आपको देखना है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1 होना चाहिए। कंपनी ने जितना इक्विटी कंपनी का है उससे ज्यादा का कर्ज उसके ऊपर होगा तो ये मोर देन 1 होगा। लेकिन अगर ये कंपनी के ऊपर कर्ज कम होगा तो रेशो 1 के नीचे आएगा। बट एक्सेप्शन है कि फाइनेंशियल कंपनियों में इसको ना देखें, नॉर्मल जो कंपनीज हैं उनमें इसको देखना है। सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। कर्ज का होना कोई बुरा नहीं होता, क्रेडिट कार्ड सब लोगों के लिए अच्छा नहीं है बट उन लोगों के लिए तो अच्छा है जिनके पास पैसे हैं। कर्ज का होना बुरा नहीं है अगर देने की कैपेसिटी है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो मोर देन 2 होना चाहिए, आईसीआर रेशो भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा डेट विद रिजर्व्स, कंपनी के पास कर्ज कितना है और कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, हमेशा रिजर्व्स ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू डेट। तो तीनों चीजें डेट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंडर में आती हैं, आपको ये बड़े ध्यान से देखनी चाहिए और सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स में से आती हैं। अगर कंपनी के ऊपर कर्ज ज्यादा है तो मोस्टली उसका जो अर्निंग होगा वो इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा, कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ मिलेगा नहीं, कोई बड़ा सेटअप नहीं बन सकता। लाइफ में भी देखना होगा आपने कि अगर किसी पर्सन के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है तो उससे हर कोई बचता है यार, कहीं पैसे उधार ना मांग ले, क्योंकि उनको पता है दे नहीं पाएगा, इसीलिए हर कोई बचता है। तो अगर किसी कंपनी के ऊपर भी कर्ज ज्यादा है तो उससे बचना है, उसको पोर्टफोलियो में सजा के नहीं रखना। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए हैं। कैस्ट्रोल इंडिया, कैस्ट्रोल इंडिया का जो मार्केट कैप है 18,600 करोड़ है, रिजर्व्स 1406 करोड़ हैं और कंपनी के ऊपर डेट 62 करोड़ का है मात्र। तो देखिए कि डेट बड़ा नाम मात्र का डेट है, 62 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 141 है, हम तो 2 मांग रहे थे क्योंकि कर्ज ही नहीं है, सरप्लस कैसे कैसे 1406 करोड़। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये कंपनी अगर बिजनेस ना चले तो 141 ईयर्स तक अपने 62 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर सकती है। तो यहां से कंपनी की स्टेबिलिटी हमें दिखती है। और डेट टू इक्विटी रेशो 0.03 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 0.03 आ रहा है। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल है। परफॉर्मेंस अलग चीज हो गया बट ये कंपनी वेल फाइनेंशियल स्टेबल है। नंबर 4 पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, आपसे ज्यादा पैसे, आपसे ज्यादा ब्रिलियंट माइंड किसके पास, एफआईज और डीआईज के पास है। तो गाइज, और एफआईज डीआईज किस कंपनी में जाते हैं, प्रमोटर को देख के। प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 30% होनी चाहिए। कुछ 1 या 2% कंपनी में ही एक्सेप्शन मिलता है, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में, अदरवाइज नहीं मिलता। तो प्रमोटर का इंटरेस्ट बना रहता है अगर प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा। तो कम से कम 30% का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग होना चाहिए। इसके बाद एफआईज और डीआईज जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा, एफआईज और डीआईज जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा। मैक्सिमम इज गुड, क्योंकि इन लोगों का कंपनी में आना ही बड़ी बात होती है और स्टेबिलिटी का एक यहाँ पे सिंबल माना जाता है। एंड द लास्ट वन, पब्लिक, एक आम आदमी, रिटेलर्स जितने कम हो उतने अच्छे होते हैं, क्योंकि जहां पे ज्यादा रिटेलर्स भर जाते हैं वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में और हर जगह पे वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पब्लिक को अच्छे शेयर्स नहीं सस्ते शेयर्स पसंद है। कोई भी कंपनी पिछले 5 साल में बैंकरप्ट हुई हो तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखना, मोस्टली में पब्लिक ज्यादा मिलेगी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो 300 रुपए से शेयर्स 20 रुपए आ गया, 20 रुपए आते ही उसको रिटेलर खरीदना शुरू कर देंगे। बेच कौन रहा है भाई, एफआईज डीआईज बेच रहे हैं। आप इनसे ज्यादा समझदार हो क्या जो शेयर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू को मैं नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी भी कंपनी का, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, बट आप देखिए जो कंपनी का शेयर्स पहले महंगा था अब सस्ता हो गया, महंगा था तब खरीदा नहीं, तब क्वालिटी थी, उसके बाद पिट गया तो अब इकट्ठा कर रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, वेट ही करते रहेंगे आप। एंड यहाँ पे देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी की एफआईज होल्डिंग 16% है, डीआईज 18% है और प्रमोटर होल्डिंग 60% है। तो ये तीनों चीजों में हमें क्वालिटी नजर आ रही है कि एफआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स,
डीआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डीआईज में सबसे ज्यादा कौन होते हैं आज के टाइम में? एमएफ, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। ये तीनों जहां पे बैठ रहे हैं, समझ लो ये बड़ा अच्छा सोच समझ के लॉन्ग टर्म के लिए बैठ रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 60% है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों ना की जाए लॉन्ग टर्म के लिए? ये रेशो देखने के बाद बाकी जगह पे आपको देखना है। नंबर 5 पे है ग्रोथ एंड बिजनेस एक्सपेंशन। सब कुछ अच्छा है, बट ग्रोथ कितनी, बिजनेस एक्सपेंशन कितना है, तो लेके भी हमें देखना चाहिए। सेल्स ग्रोथ शुड बी इन इंक्रीजिंग फॉर्म, सेल्स ग्रोथ शुड बी इन इंक्रीजिंग फॉर्म। सब कुछ मैनिपुलेटेड हो सकता है अगर प्रमोटर और ऑडिटर चाहें तो स्टॉक मार्केट में, और हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच काइंड ऑफ द एग्जांपल्स। जो फ्रॉड यहाँ पे मार्केट में देखे गए हैं, चाहे वो सत्यम फ्रॉड हो, चाहे आईएलएफएस का फ्रॉड हो, और बहुत सारे फ्रॉड्स यहाँ पे हुए हैं। बट सेल्स बहुत कम जगह पे झूठी मिलती है, क्योंकि अगर सेल्स को आप दिखाएंगे तो पैसे कहाँ, और अगर पैसे नहीं आए तो रिसीवेबल खड़े हो जाएंगे। इसके सेल्स को जरूर देखें और एनुअल देखें कि सेल्स अगर ग्रो हो रही है तो कंपनी अच्छी है, जिसका माल बिकेगा वही मार्केट में रुक पाएगा, बाकी कोई रुक नहीं पाएगा। तो सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ शुड बी इन इंक्रीजिंग फॉर्म और एटलीस्ट शुड बी मेंटेन, कि प्रॉफिट या तो बढ़ता हुआ रहना चाहिए। मैं ओपीएम की बात कर रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूं, कि मार्जिन बढ़ता हुआ रहना चाहिए या एटलीस्ट मेंटेन होना चाहिए। थर्ड नंबर पे सीडब्ल्यूआईपी, कैपेक्स का छोटा फॉर्म होता है। कैपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान, और इसी के अंदर ही आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट में एक सीडब्ल्यूआईपी नाम से कैटेगरी होती है। कितना पैसा आर&डी के लिए, ग्रोथ के लिए अभी वर्किंग में है। जिस कंपनी का ये बड़ा है, इट मींस उसके प्लान चल रहे हैं। स्टार्टिंग में दोनों कंपनी, लेट्स सी ए एंड बी कंपनीज हैं। ए इन्वेस्ट कर रहा है, बी भी कर रहा है, बट ए आर&डी पे बहुत अच्छा खर्च कर रहा है, बी नहीं कर रहा, वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा है। थोड़े से दिनों में एक कंपनी आगे निकल जाएगी और बी वाले वही रहेंगे। तो सीडब्ल्यूआईपी जितना बड़ा होगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उतना ही अच्छा मानते हैं। तो गाइज, दीज आर द टॉप फैक्टर्स जिनको हम लोगों को स्टॉक्स खरीदने से पहले कंसीडर करना चाहिए। आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है या हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि थंब इंप्रेशन रूल क्या है। लेट्स सी, हीमोग्लोबिन आपको भी कैलकुलेट करना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, डॉक्टर्स को आता है। बट हमें क्या देखना है कि हीमोग्लोबिन की वैल्यू हमें पता है कि अगर 9 के नीचे गया तो इट मींस आपको प्रॉब्लम है, उनकी कमी है, और अगर ज्यादा हुआ इट मीन 17 हो गया तो डोनेट कर देना चाहिए। तो एक थंब रूल आपको पता होना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स के अंदर भी कुछ थंब रूल्स हैं, आपको सिर्फ इनको फॉलो करना है। यू आर नॉट फास्ट मोर देन द कंप्यूटर। आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेशन छोड़ देनी है। आपको सिर्फ थंब रूल्स देखने हैं, उनको नोट कर लेना है। और अगर ये मैच करते हैं सारी चीजें, किसमें ज्यादा मैच करते हैं, लेट्स सी, हो सकता है सारे किसी में मैच ना करें, अच्छी कंपनी में तो करेंगे, बट आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया उसमें से एक में ज्यादा में मैच कर रहे हैं, दूसरे में नहीं कर रहे, तो जिसमें मैच कर रहे हैं उस स्टॉक्स को लेके आइए अपने पोर्टफोलियो में और लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन का काम इक्विटी मार्केट जरूर करेगी आप।